और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फ्लैट की खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में 14 नवंबर 2013 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत बिल्डरों को फ्लैट बेचने से पहले ग्राहकों को कई जानकारियां स्पष्ट करनी होंगी। बिल्डर अगर इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में श्री एस.के. पाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, और श्री निशांत सिंगल, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स क्लिनिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप इस संदर्भ में आपने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तो आप बताइए, जो जजमेंट अब आया है उससे जो ग्राहक हैं, जो पोटेंशियल बायर है, उनको किस प्रकार की एक रियायत मिल सकती है? ये जो जजमेंट आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अभी प्राइमा फेसाई कोई प्रॉब्लम नहीं देखने की वजह से उसे स्टे नहीं किया। कुछ छोटे इश्यूज़ पे उनका समझना है, इसलिए उन्होंने नोटिस इशू किया है। अब इस पर आगे सुनवाई होगी। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, इस जजमेंट में प्रायतः ये पाया गया कि ये एक्ट 2010 में आने के बावजूद अभी तक इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, जिसके कारण से जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कोर्ट में चले जाते हैं एंड कोर्ट की वक्त इसमें जाता है। तो एक मैटर ऑलमोस्ट 4 ऐसे रिट पिटीशन सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को डिलीवर किया था, विच इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें पूरी एक्ट को रिट डाउन कर दिया गया है। जिसे जज अपने तरीके से रिट डाउन करने से मतलब ये है कि जो क्रीजेस हैं उसको आयरन आउट कर दें। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रास्ता क्लियर हो गया है एंड अब ये एक्ट लागू होना चाहिए, ये माना जा सकता है। एक्ट तो 4 साल से है, लेकिन अब तक ये इन्फोर्स नहीं हुआ। ये इन्फोर्स क्यों नहीं हुआ? क्या अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से ये इन्फोर्स नहीं हो पा रहा था, या लागू तो करना था लेकिन बिल्डरों की भी लापरवाही इसमें शामिल थी? इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जो सिस्टम चल रही है, बिल्डर्स, अथॉरिटीज़ उसमें स्टेटस को चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। दिस हैज़ बीन द प्रॉब्लम। अब ऐसा हुआ है कि दिस जजमेंट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि रूल्स 2011 में आई, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि एक्ट तो आ गई थी। एक्ट में इसे इम्प्लीमेंट करने का राइट जो था वो केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नवंबर 2011 में अपॉइंट हुई। उसके बाद से एक एक अथॉरिटी अपने अपने तरीके से इस एक्ट को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा। जब भी कोई नया एक्ट आता है, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उन इश्यूज़ को आयरन आउट करने के लिए खुद भी कोशिश कर रहे थे, रेजिस्टेंस भी था और मिस इंटरप्रिटेशंस भी बहुत हो रहे थे। तो इवेंचुअली जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया, तब हाई कोर्ट ने एक स्टेप लेकर इस पूरे एक्ट को वेरी नाइसली रिट डाउन कर दिया। अब जो है, अथॉरिटी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे अपार्टमेंट ओनर हो या आरडब्ल्यू हो, सभी को ये क्लियर हो गया है कि उनका क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट्स है, और बहुत ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के हिसाब से ऑब्लिगेशन पूरा करे, अपने राइट्स को एंजॉय करे। जी बिल्कुल। निशांत, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि क्या वजह हो जाती है कि अक्सर बिल्डर्स पे ये प्रेशर आ जाता है कि वो बाद में प्लान चेंज कर जाते हैं, क्योंकि कई बिल्डर फेयरनेस से काम भी करना चाहते हैं, तो क्या वजह होती है कि उन्हें चेंजेस ऐसे करने पड़ते हैं? देखिए, इनिशियल जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, अब जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल लेता हूँ, 11 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग होती है, नोएडा में से 5 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग होती है, फेयरली लार्ज ग्रुप हाउसिंग होती है, जिसमें 750 से 800 अपार्टमेंट निकलते हैं। तो इनिशियल प्लानिंग की जाती है एक एक्सपेक्टेड सेल्स रिस्पांस के ऊपर कि मार्केट से उसका क्या रिस्पांस मिलेगा। अब जैसे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, तीनों कैटेगरी बनाई जा सकती है, बट डेवलपर्स कभी कभी सोचता है कि चलिए मैं 3 और 4 ही बनाता हूँ, थोड़ा डेंसिटी कम होगी, कम अपार्टमेंट बनेंगे, बट मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसके बाद डेवलपर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा कि वो उसके प्लान को चेंज करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेवलपर्स कुछ बेईमानी करने के लिए या कुछ गलत करने के लिए प्लान चेंज करते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न हमने देखा है लास्ट 5 साल में प्लान्स चेंज होने का, स्पेसिफिकेशंस चेंज होने का, वो है मार्केट का सेल्स रिस्पांस। आपको सबको पता है कि लास्ट 4 साल में मार्केट में जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 40-50% डाउन हुई हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन, लोअर ग्रोथ इन जीडीपी एक्सेट्रा। तो डेवलपर्स, एक तो ये ऑप्शन है कि आप कोई चेंज ना करें और प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन ही ना करें और वो 10 साल भी पूरा ना हो। दूसरा है कि आप उसको चेंज कर लें, उसकी सेल्स हो जाएं और उस पैसे से उस प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करके एटलीस्ट सबको डिलीवर कर दें।
सो बट एक चीज़ ये है कि जो भी प्रोसेस अब इस एक्ट में डिफाइन किया गया है उसको प्लान चेंज करने का, उसमें एक चैलेंज ये भी आएगा कि उसमें टाइम बहुत लगेगा। अब आप अगर आपके 200 अपार्टमेंट्स बिके हुए हैं 500 में से, तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको 200 की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है सब लोग दिल्ली में रहते हों, अब कोई कहीं रहता है, कभी कभी तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स नहीं साइन होते 6-6 महीने तक। सो आई थिंक हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल साहब, जो मामले अभी लिटिगेशन में है, चाहे वो कॉमन एरिया के ऊपर लिटिगेशन हो रहा हो, चाहे वो बाकी मसलों पे लिटिगेशन चल रहा हो उत्तर प्रदेश में खासकर, क्या वो लोग जो इन लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, अब क्या वो ये उम्मीद कर पाएंगे कि जल्द से जल्द उनके इन केसेस का निपटारा हो सकेगा? ये पार्ट जो ये एक्ट है, इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है। हाँ, अभी ये जजमेंट के बाद ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इस तरह के कॉमन एरियाज़ के जो इश्यूज़ हैं, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही अपने लेवल पे इस एक्ट के अनुसार उसको सॉल्व कर दे सकते हैं। अगर इसके बावजूद कोई इशू रह जाता है तब वो कोर्ट जाएंगे। मीडिएशन सेल का व्यवस्था किया गया है, कंसिलिएशन सेंटर्स क्रिएट करने के लिए बोला गया है कि हर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेल हो। इश्यूज जो आएंगे वो वहाँ रेज हो, इश्यूज के ऊपर प्राइमा फेसाई सुनवाई हो, दोनों पक्ष को सुनकर कोशिश किया जाए कि अगर वो इशू वहाँ सेटल हो जाए। अगर नहीं होती है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास करेंगे एंड उसको फिर अगर किसी को चैलेंज करना है स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हैं, अदरवाइज ही कैन गो टू द हाई कोर्ट। एक बड़ी प्रॉब्लम जो दिक्कत जो आती है, जो ख़ास तौर पे जब ये चेंजेस किए जाते हैं, वो होते हैं कॉमन एरिया के। तो आपसे मैं पाल साहब ये जानना चाहूँगी कि कॉमन एरिया को लेकर के अगर हम अलग अलग जजमेंट्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इंसान जो सिर्फ अखबार के ज़रिए, हमारे जैसे प्रोग्राम के ज़रिए जान पाता है इसके बारे में, उनको समझ में नहीं आता है कि कभी तो बोला गया कॉमन एरिया कुछ और है, कभी बोला गया हमारा हक नहीं है, कभी बोला गया है। तो क्या वजह है कि इस तरह की कन्फ्यूजन है कॉमन एरिया को लेकर? देखिए, कॉमन एरिया को कोई भी अपार्टमेंट एक्ट हो, चाहे यूपी का हो या किसी दूसरे प्रदेश का हो, किसी ने कभी नहीं कहा कि यही एग्जॉस्टिव लिस्ट है। सभी ने इंडिकेटिव लिस्ट दिया है, क्योंकि ये लिबर्टी वो डेवलपर को देना चाहते हैं कि वो अगर कॉमन एरियाज़ में कुछ नई चीज़ बनाना चाहता है तो वो दे सके, अदरवाइज़ ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये आती है कि कॉमन एरियाज़ का हमारे विधायक ने या दूसरे स्टेट में भी एक टेस्ट दिया है कि कॉमन एरिया क्या है। कॉमन एरिया को उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि वो ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है, ऐसी बिल्डिंग है जिसकी एक इंसान को उस प्रोजेक्ट में रहने के लिए ज़रूरत हो। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल। आपके लिए पार्क की ज़रूरत है, आपके लिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, आपके आने जाने के लिए रोड होनी चाहिए, सिक्योरिटी का रूम चाहिए, जोनाइटल स्टाफ के लिए रूम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो एरियाज हैं, ये कॉमन एरिया है।